नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तुल्या रेस की क्लासेस में। एक बार फिर से आज हम पटवारी का जो साइंस कर रहे थे उसका जो सेकंड टॉपिक हमने बायोलॉजी में लिया है वो लिया है जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि किंगडम्स का हमें वर्गीकरण करना है। चलिए आज चलते हैं इनके ऊपर। ये 5 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। इसके सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन बनता है। हमें क्वेश्चन के ऊपर ही ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठेगा, वैसे ही हम करते जाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। नोट्स आपको मैंने कल भी बताया था कि मैं इसके साथ PDF लिंक कर देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवधारियों का वर्गीकरण आज करने जा रहे हैं हम। जीवधारियों का वर्गीकरण आपको कल मैंने बताया था कि जो जीव विज्ञान है उसका विकास किसने किया था? अरस्तु ने किया था। तो अरस्तु ने जीवों को 2 समूह में विभाजित किया है। कितने में किया है? 2 समूह में विभाजित किया है। अरस्तु ने 2 समूह में विभाजित किया था और उसके बाद लीनियस आया और लीनियस ने अरस्तु के विभाजन को ही आगे उसने 2 जगतों में विभाजित किया। वो थे पादप जगत और जंतु जगत। तो देखिए इनमें क्या फर्क है, किया दोनों ने 2 में था। तो क्या किया? अरस्तु ने तो 2 समूह में विभाजित किया था और जो लीनियस आया, लीनियस ने 2 जगतों में विभाजित किया था। अगर इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ से दूर हो जाएगी कि अरस्तु ने जीव विज्ञान को 2 समूह में विभाजित किया था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। और जो लीनियस आया, लीनियस ने भी संपूर्ण जीवधारियों को पार्ट तो उसके 2 किए थे, लेकिन उसने 2 जगतों में, 2 किंगडम्स में उसको डिवाइड किया था। तो वो थे हमारे पास पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, जंतु जगत यानी कि हमारे पास इसमें जंतु जगत में आ जाएगा। इसके बाद लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। लीनियस को क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं कि इसके बाद जो वर्गीकरण आए, जो हमें आज पढ़ने हैं जीवधारियों के वर्गीकरण में, हमें 5 वर्गीकरण जो पढ़ने हैं वो किसने दिए? तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जो लीनियस के आधुनिक वर्गीकरण है, इस वजह से लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट जो वर्गीकरण है हमने जो पढ़ने हैं आज, वो किसने दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हिटकर था, यानी कि हिटकर ने जो समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजन किया। हिटकर ने समस्त जीवों को, समस्त जंतुओं को 5 जगतों में विभाजित किया। कौन कौन से थे वो 5 जगत? चलिए देख लेते हैं। 5 जगत कौन कौन से थे? देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 थे जिसको हमारे पास हिटकर ने डिवाइड किया था 5 किंगडम्स में, 5 जगतों में डिवाइड किया था। फिर से तो दोस्तों जो हमारा जो फर्स्ट है मोनेरा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोनेरा क्या है? तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आ जाते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवाणु आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया होता है दोस्तों। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? वैसे तो ये हम जो है कोशिका जो चैप्टर है हमारा, सेल चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिर भी अब यहाँ आ गया तो थोड़ा सा इसको आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या है। कोशिका के अंदर हमारे पास केंद्रक होता है और केंद्रक के अनुसार कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो वो होते हैं जिनका केंद्रक पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होता है, उस पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक अच्छी तरह से विकसित हो चुका होता है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, तो उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम है, इसके अंदर हमारे को प्रोकैरियोटिक जो जीव है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से उनको रखते हैं। और इनमें कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया को इसके अंदर रखा गया है, आर्कीबैक्टीरिया को इसके अंदर रखा गया है। आपको स्पेसिफिक याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है मोनेरा के अंदर कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और बैक्टीरिया भी कौन से आते हैं? 1 कोशिकीय बैक्टीरिया आते हैं जिनके अंदर 1 सेल होता है, 1 सेल। ठीक है, तो 1 कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो वर्ड आएंगे इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं कि जिसमें 1 कोशिका है वो 1 कोशिकीय और 1 से ज्यादा कोशिकीय वाले बहुकोशिकीय होते हैं। चलिए दोस्तों, तो मोनेरा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक के साथ इसमें साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद तंतुमय जीवाणु भी इसके भाग हैं। तंतुमय जीवाणु यानी कि इसके अंदर तंतु वाले जो बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले पार्ट पर चलते हैं। हमारा अगला पार्ट है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटिस्टा, देखिए प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या है कि प्रोटिस्टा 1 कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा 1 कोशिकीय होते हैं। 1 कोशिकीय के साथ साथ ये जलीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? 1 कोशिकीय होते हैं,
ये जलीय जीव, प्राय जलीय जीव लेते हैं इसमें। ये नहीं है कि सभी जलीय जीव होंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन प्राय जो है इसके अंदर प्रोटिस्टा में जलीय जीवों को लिया जाता है। और इसी के साथ जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो या फिर आपको ये बता दूंगी, हमने जो 5 पार्ट पढ़े हैं उसमें प्रोटिस्टा और इसके बाद इससे पहले वाले जो 5 पार्ट थे हमने पढ़े, इसमें मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, तो ये सारे हो जाएंगे यूकैरियोटिक। इनके जो केंद्रक है वो पूरी तरह से विकसित होते हैं और ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु यूकैरियोटिक हो जाते हैं। प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु यूकैरियोटिक हो जाते हैं। और हमारे पास जो इससे पहले हमने पढ़ा मोनेरा, वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है दोस्तों। चलिए अब प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे थे। प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय है, जलीय, और यूकैरियोटिक जो है इसमें जीव सम्मिलित किए जाते हैं। एक कोशिकीय यानी कि जिसमें एक कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक जिसका केंद्रक विकसित होता है, मैंने आपको बता दिया था। तो प्रोटिस्टा में ये वाले जीव आ गए जो एक कोशिकीय होते हैं और जलीय होते हैं। इसी के साथ साथ उनका जो केंद्रक है पूर्ण तरीके से विकसित होता है और उस पर कोशिका केंद्रक झिल्ली होती है, इसलिए उसको यूकैरियोटिक भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। इसका जो प्रोटिस्टा का नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है कि ये जो एक ऐसी यग्लिना, एक ऐसी चीज है, ऐसी जंतु है, ऐसा कोई पादप है, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, क्यों ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, ना ही तो ये पादप में आती है और ना ही पूर्ण तरीके से ये जंतु में आती है। तो ये प्रोटिस्टा जो हमारा जीव जगत है, ये जो किंगडम है, प्रोटिस्टा के अंदर यग्लिना को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, यग्लिना किस में आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है, प्रोटिस्टा में आता है। तो इसके बाद बात करते हैं इनके जीवन पद्धति के बारे में। जो प्रोटिस्टा है ये बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। ये क्या है, इनकी 2 प्रकार की जीवन पद्धति होती है। यानी कि जीवन पद्धति का मतलब है ये अपना भोजन कैसे लेते हैं। चलिए दोनों की बात कर लेते हैं अपने। ये इनका 2 कंडीशन बनती है। एक होता है सूर्य के प्रकाश उपस्थित होने में, और एक प्रकाश के अभाव में, यानी कि प्रकाश जब उपस्थित नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके से 2 टाइप के जो है जीवन पद्धतियां शो करते हैं, जीवन पद्धतियां रखते हैं। क्या, एक तो होता है स्वपोषित। जब सूर्य के प्रकाश में ये होते हैं तो ये स्वपोषित होते हैं, यानी कि अगर इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दूसरा, प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये इतर पोषित होंगे। इतर पोषित या इसको बोल सकते हैं परपोषित, यानी कि वो अन्य जीवों पर अपने खाने के लिए निर्भर हो जाते हैं जब प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। ये प्रोटिस्टा की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कि प्रोटिस्टा जो है वो 2 टाइप की जो है जीवन पद्धति रखते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होते हैं और सूर्य के प्रकाश के अभाव में परपोषित या फिर इतर पोषित होते हैं दोस्तों। इतर पोषित जो है वो परपोषित के लिए यूज किया जाता है वर्ड। इसके बाद चलते हैं, इसके अंदर आते क्या हैं, प्रोटोजोआ जो आते हैं, प्रोटोजोआ और यग्लिना, ये दोनों आपको मैंने बताया। प्रोटोजोआ और यग्लिना जो है वो हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट किंगडम के ऊपर। 2 हमने पढ़ लिए हैं, तीसरे पर आ गए हैं। तीसरा है पादप, यानी कि प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या आ जाता है, इसमें प्राय सभी रंगीन और बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, पादप के अंदर सभी रंगीन जो जीव है वो आ जाते हैं, और उसके बाद बहुकोशिकीय होते हैं। जो पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, रंगीन होते हैं। इसी के साथ बात करें तो इसमें जो है शैवाल, पुष्पीय और अपुष्पीय, दोनों इस टाइप के जो शैवाल भी इसके अंदर आ जाते हैं, और इसमें पुष्पीय और अपुष्पीय दोनों प्रकार के बीजीय पौधे आ जाते हैं। तो ये इसके बारे में था दोस्तों कि क्या इसमें रंगीन और बहुकोशिकीय आते हैं, और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनका केंद्रक अच्छे से विकसित होता है, इस पे केंद्रक झिल्ली भी होती है। शैवाल, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पर। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कवक, फंगी या फंगस भी इसको बोला जाता है। तो ये है कवक, फंगी या फंगस। तो सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, ये जो है जीवित में नहीं गिना जाता है, या फिर आपको इसकी जो डिटेल्स है वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही बताऊंगा। अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका जो किंगडम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कवक, फंगी या इसको फंगस भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि केंद्रक इनका विकसित होता है और उस पर झिल्ली भी होती है दोस्तों। तो ये हो गया यूकैरियोटिक। इसके बाद अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। ये जो इसका पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है इसके 2।
इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पोषण होता है वो शोषण के द्वारा होता है, यानी कि ये परपोषित होते हैं, ये दूसरों पर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, ये खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते, यानी कि इनमें हरित लवक नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं करते हैं, वो कवक कहलाते हैं। कवक यूकैरियोटिक तो होते हैं लेकिन परपोषी जीव होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। और ये क्या है, परजीवी अर्थात मृतपोषी होते हैं। मृतपोषी यानी कि मरे हुए जीवों को खाते हैं, या परजीवी यानी कि दूसरों के साथ भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। आगे जो आता है कॉम्बिनेशन में भी रहते हैं, वो आपको मैं सेल वाले चैप्टर में ही बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, अब कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति ये है जो कोशिका को एक साइज जो है, इसको एक प्रॉपर इसका जो है साइज इसका निर्धारण करती है, वो कोशिका भित्ति होती है। इसको भी हम जो अच्छे से सेल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। मैंने फिर भी आपको बता दिया कि कोशिका भित्ति है जो पूरे कोशिका को कवर करती है, और जो कोशिका भित्ति है ये पादप में पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली जो है वो जंतुओं में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में आगे हम कोशिका वाले पार्ट में, कोशिका वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं सिर्फ कि कोशिका भित्ति जो फंगी की है, जो कवक की कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी होती है दोस्तों? वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो आपको ये याद रखना है, जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है दोस्तों। ये जो एक जटिल शर्करा होती है काइटिन, ये एक जटिल शर्करा होती है, जटिल शर्करा होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जंतु, लास्ट हमारा आ गया किंगडम, एनिमल किंगडम, जंतु किंगडम, या फिर हम इसको मेटाजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मेटाजोआ होते हैं, तो आपको चारों इनमें 5 में से कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा, एक होगा जंतु। तो हमारे को जंतु किंगडम जो है, जो हमारा एनिमल किंगडम है, जंतु जगत जो है, इसको हम मेटाजोआ भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, मैंने आपको बताया, और यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक का तो मैंने बता ही दिया। बहुकोशिका जो एक से ज्यादा जिसमें कोशिका होती है, वो एनिमल्स के अंदर आपको बताया कि मानव शरीर है और जंतु है, उनमें जो है अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, तो वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। इसके बाद इनमें जंतु समभोजी और उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो हमारे पास 2 वर्ड आए, जंतु समभोजी और उपभोक्ता। तो आप इसमें ले सकते हैं एग्जांपल मानव का। मानव जंतु समभोजी है, यानी कि वो हमारे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आ जाता है, तो उस चीज को हम होलोजोगिक बोलते हैं या जंतु समभोजी बोलते हैं। उपभोक्ता यानी कि वो दूसरों के द्वारा बनाया गया भोजन को उपभोग करते हैं, इसलिए उनको उपभोक्ता बोलते हैं, क्योंकि ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। आप देखते हैं कि जो जंतु हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हम क्या अपना भोजन खुद बनाते हैं? रसोई में भोजन बनाने को, यहाँ बायोलॉजी में हम उस भोजन बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो भोजन जो हमारे पास है, हमारा मटेरियल है, वो कहाँ से आ रहा है? वो हमें कहाँ से मिलता है? जंतुओं से मिलता है। जैसे दूध हुआ, मांस हुआ, मछली हुई, ये जंतुओं से मिलती है। और हमारे पास पादपों से मिलता है, जैसे सब्जी, अन्न, अनाज, ये सब हम खाते हैं, तो ये हम पादप से लेते हैं। तो ये हम इनका उपभोग कर रहे हैं, इनको बनाता कोई और है और हम इसका उपभोग करते हैं। तो इसके अंदर जो जंतु है, एनिमल है, इसके अंदर जो है वो उपभोक्ता शामिल होते हैं और जंतु समभोजी होते हैं। इसी के साथ इसमें क्या क्या आ जाता है दोस्तों? इसमें जलचर आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जल में जो भी मछलियां रहती हैं, सीप, सितारे, सभी जो हैं वो जलचर के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जंतु एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। उभयचर, उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी चलते हैं और धरती पर भी चलते हैं, जैसे मगरमच्छ है और पेंगुइन है, इस टाइप के जो जीव है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद पक्षी, वो भी हमारे पास एनिमल किंगडम में ही आएंगे, तो पक्षी एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों स्तनधारी जो भी हैं, जैसे मानव है या कोई भी ऐसा जीव है जो स्तनधारी है, वो भी सारे एनिमल किंगडम में आ जाते हैं दोस्तों। ये था हमारा एनिमल किंगडम्स का वर्गीकरण, यानी कि हमारा जो था आज का टॉपिक, इसको हमने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। आपको जो नोट्स है वो मैंने पीडीएफ जो है अटैच कर दी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चल रहे हैं, और ऐसे ही करते करते हम अच्छे से साइंस करेंगे और पटवारी में सिलेक्शन करवाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए अतुल्य आर्यस के साथ। धन्यवाद।